जय हिंद। मेरे साथ 7 सवाल, इस कॉन्सेप्ट का ये दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बनाया था, अब ये एपिसोड हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बनाने जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर जो रहता है ना, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का रहता है 11th के स्टूडेंट को। उस पर भी 2-3 सवाल अच्छे करेंगे। यहाँ पर जब आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल वैसे ही हैं। जैसे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा 2 से 3 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करेंगे, स्वयं से करने की पहले कोशिश करेंगे। जब आपका आंसर बन पड़े जैसा भी, उसके बाद आप वीडियो के सोल्यूशन की तरफ चलेंगे बिना समय ख़राब करे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए जनाब, ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाएँ। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो क्वांटम नंबर्स हैं, आप लोग अमूमन क्वांटम नंबर n, l, m पढ़ते थे, उनको चेंज कर दिया है। n की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं s, l की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं t और m की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं u। और रिप्रेजेंटेशन जो तरीका है वो भी अलग है। जैसे अगर आपको पता हो तो l की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके n-1 तक चलती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं s1, s3 ऐसे चल रही हैं, नो नेगेटिव वैल्यूज़। ऐसे यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता था -l से +l इंक्लूडिंग 0, वैसा नहीं है, अलग तरीके से डिफाइन कर रखा है। 2 पार्ट पूछे हैं आपसे, s बराबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 3D सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये 2 पार्ट आपसे पूछे गए हैं। तो आप लोग उसको पहले बना करके देखिए अपनी तरफ से। वीडियो को आप चाहें तो रोक सकते हैं, बना करके देखिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल। वेल, आप लोगों ने कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं क्या सवाल था। मैं इसको कोने में रख देता हूँ सवाल को अब मेरे को थोड़ा यहाँ पे स्पेस चाहिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो स्पेस बना लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर अब क्या होना चाहिए था। आपको यहाँ पर s बराबर 1 दे रखा है, तो s बराबर 1 का मतलब हो गया पहली शेल। s बराबर 1 तो पहली शेल, इसका मतलब हो गया यहाँ पर फर्स्ट शेल। अब फर्स्ट शेल के अंदर कितनी सब शेल्स होंगी वो निकालना है। तो सब शेल्स के लिए ये रहा हमारे पास t निकालना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा रही है, s1 s3। s की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 0 आ गया। अब अगर कुछ और s3 करूँगा तो नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी, चूँकि मेरे s की वैल्यू तो 1 थी। नेगेटिव उसने आना नहीं है, उसने मना कर रखा है, नो नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब एक ही जाएगा, ओनली 1 सब शेल आने वाली है। ये बात भी क्लियर होगी। अब ऑर्बिटल देख लेते कितने बैठेंगे। ऑर्बिटल कितना बैठेगा, तो रखिए यहाँ पर t की वैल्यू कितनी रखोगे, 0, +½ से -½ तक जाओगे, यानी कि +½ से -½ तक जाओगे। तो +½ से -½ और बोल रखा कैसे जाना है, इंटीग्रल वे में जाना है। मतलब 1 1 1 1 1 जोड़ते हुए चलेंगे। तो जनाब फिर तो 2 ही बैठेंगे, चूँकि मैं -½ में जैसे ही 1 जोड़ूंगा +½ आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात। -½ उसमें एक इंटीजर जोड़िए, कितना हो गया, +½ 2 ही बैठते हैं। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन कह रखे हैं, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, तो उसका आंसर तो हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो उसने पूछा था पहले पार्ट का आंसर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट दिखाते हैं आपको। दूसरे पार्ट में पूछा था कि 3D सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब 3D सबशेल का मतलब अगर आप देखो तो t बराबर 0 1 2 3 4 बता भी रखा है यहाँ पर। इनकी जो वैल्यूज़ हैं, t बराबर 0 1 2 3 SPDF की तरह होता है। तो SPDF अपने को तो ये लेना है। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब मैं यहाँ पर u निकालने के लिए बैठूंगा तो u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 2 +½ से 2 +½ यानी कि 2.5 से 2.5 चलेगा, +2.5 से -2.5 या -2.5 से +2.5। तो माइनस के 2.5 से +2.5, लेकिन चलना कैसे, इंटीग्रली। तो उसमें एक इंटीग्रल जोड़िए, 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा, -1.5। इसमें एक और जोड़िए, +1, कितना हो जाएगा, 0.5। किस में, माइनस में। एक और जोड़िए, कितना हो जाएगा, +0.5। एक और जोड़िए, कितना हो जाएगा, +1.5। एक और जोड़िए, कितना हो जाएगा, +2.5। समझ रहे ना कहाँ से कहाँ तक जाना था, -2.5 से +2.5 तक इंटीग्रली जाना था। एक एक इंटीजर जोड़ते जाएंगे। तो कितने आ गए हमारे सामने, अब हम चेक कर लेते हैं हमारे सामने कितने आ गए। तो हम बनाएंगे तो हमारे सामने आ गए, ये कितनी वैल्यूज़ आ गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 3 6 9 12 15 और 18, यानी कि इसमें आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर था 18 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब चलते हैं
दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे जो हमारा मेन मकसद था वो मकसद ये था कि हम आपको वो जो रटे रटाए क्वांटम नंबर के सेट हैं उससे बाहर निकालना चाहते थे कि अगर कोई अलग टाइप का क्वांटम नंबर का सेट मुझे दे दिया जाए तो मैं उस पर भी क्वेश्चन कर पाऊँ। इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम आपके सामने एक जेईई 2015 का एडवांस का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। ये प्रस्तुत कर दिया गया आपके सामने। इस क्वेश्चन से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल करके आने वाली है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जानते तो आप होंगे, नहीं जानते हैं तो ज्ञान में बढ़ावा हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। ये रहा आपके सामने, करके देखिए सॉल्व। बना लिया होगा आप लोगों ने सवाल। इस सवाल के अंदर क्या खासियत है, वो ये कि अगर किसी सिस्टम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन होता है, हीलियम प्लस होता है, लिथियम प्लस, तो इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 2s और 2p उनकी एक सी एनर्जी होती है, वो डीजनरेटेड होते हैं। डीजनरेटेड का मतलब क्या होता है? डीजेनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले। तो जब किसी पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उनमें 2s 2p एक शेल के सभी सब शेल्स की एनर्जी सेम मिलेंगी आपको। थर्ड शेल में 3 सब शेल हैं, 3s 3p 3d, उनकी एनर्जी सेम मिलेगी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है जनाब? क्योंकि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फिर लगता है स्लैटर्स रूल। हर इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग महसूस होता है, और अगर हर इलेक्ट्रॉन पर अलग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज महसूस होगा तो फिर ऐसी अवस्था में 2p और 2s दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज महसूस कर रहे होंगे, तो दोनों सब शेल्स की एनर्जी अलग अलग होंगी, और इसी पर आधारित है ये सवाल। तो जनाब मैं पहले सवाल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए स्पेस हो जाए। तो स्पेस बना लिया जनाब। तो चलिए जनाब देखते हैं क्या सवाल था। सवाल के अंदर बात हो रही थी पहले हाइड्रोजन की, तो ये रहा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन होता है 1s1, इसके आगे क्या आएगा? 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, ये सब चीज़ें आती हैं। अब इनकी एनर्जी होगी सेम, इनकी सेम एनर्जी होने वाली है, इनकी भी एनर्जी होगी सेम, इनकी भी सेम एनर्जी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ जंप लगाएगा, ये होगी इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब 2s पे लगाया, 2p पे लगाया, सबकी एनर्जी बराबर है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहाँ से कहाँ आएगी? यहाँ से यहाँ पर आएगी थर्ड शेल में, इनकी भी सभी की एनर्जी बराबर है। तो उसने पूछा था डीजनरेसी बताइए कितने ऑर्बिटल्स ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी एनर्जी सेम होगी। तो आपको पता है s में तो होते हैं 1, p में कितने होते हैं 3, और d में कितने होते हैं? d में होते हैं हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। तो 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, टोटल कितना आया? 9, जो कि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था, टोटल 9 है। लेकिन अब बात कर रहे थे वो वहाँ पर H नेगेटिव की। तो H नेगेटिव की बात करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1s2, और 1s2 का मतलब हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो? आगे क्या आएगा? 2s, फिर क्या आएगा? 2p, फिर क्या आएगा? 3s 3p, ये सब चीज़ें चलेंगी। लेकिन इन दोनों की एनर्जी अब सेम नहीं रहने वाली, इन दोनों की एनर्जी अब अलग अलग होगी। अलग अलग का मतलब समझ रहे हैं? 2s की कम, 2p की ज़्यादा। मतलब जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगी वो यहाँ से यहाँ ये आएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये आएगी यहाँ पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट किस पर आई है? 2p पर आई है। डीजनरेसी कितनी है यहाँ पर? 3, क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम थी। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ ये क्वेश्चन है आपके ज्ञान में बढ़ावा करने के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है जेईई एडवांस का 2017 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि आप लोगों को श्रोडिंगर इक्वेशन को एक्चुअली किस लेवल तक जाकर के पढ़ना है। श्रोडिंगर इक्वेशन पर अब तक आया हुआ है सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं से कहूँगा। और इस पूरी वीडियो के अंदर जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो डिस्कस होने जा रहा है, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन अपने आप में अमूल्य हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का मूल्य सबसे ज़्यादा है। आप लोगों के सामने यहाँ पर ये वेव फंक्शन दिए हुए हैं। वेव फंक्शन में रेडियल और एंगुलर 2 पार्ट होते हैं, आपको मालूम है। ये कंप्लीट वेव फंक्शन लिखा गया है, रेडियल एंगुलर अलग अलग करके नहीं, पूरा वेव फंक्शन लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है। और 3 कॉलम्स बनाए हैं। इन कॉलम्स के आधार पर आपको एक करेक्ट और इनकरेक्ट छांटने हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करेंगे, वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आरंभ करिए। वेल आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए अब देखते हैं ये क्वेश्चन। अगर आपको ये दिख नहीं रहा हो, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको, ताकि आपको पहले दिखाई दे। तो ये लीजिए, हमने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। और
यहाँ पर सबसे पहले हम लास्ट वाले पार्ट को करना चाहेंगे। तो लास्ट वाला पार्ट ये रहा, पूछ रखा था फॉर हीलियम प्लस आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। हीलियम आयन के लिए इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको छांटना है। चलिए शुरू करते हैं। 1 1 R, ये रहा 1, ये रहा 1 और ये रहा R। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। ये बात तो सही है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस के आसपास सबसे ज़्यादा होती है 1s में। आपको अगर याद हो उतना तो स्कूल लेवल पर भी अपन लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इधर न्यूक्लियस रहते हैं, इधर ऐसे करके 1s की पिक्चर कैसे बनाते थे? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पर सबसे ज़्यादा रखी जाती थी न्यूक्लियस के आसपास, और जैसे जैसे दूर जाते थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगती है। अगर आपको याद हो, ये पिक्चर किसका होता है? ये पिक्चर होता है 1s का। इसमें नोड नहीं होता है अगर आपको याद हो। 2s का पिक्चर बनाते हैं। 2s का पिक्चर कैसे बनाते हैं? न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, फिर धीरे धीरे कम होने लग जाती है। उसका फिर बनाना शुरू करते हैं ऐसे करके, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा, फिर धीरे धीरे कम होते ऐसी पिक्चर बनाई जाती है 2s की। और 2s के अंदर जब हम देखते हैं तो बीच में एक रेडियल नोड आता है, ये 2s की शक्ल है। तो जनाब आपसे हीलियम प्लस के बारे में पूछा था, ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे पूछा था। 1 1 R, 1 ये करेक्ट है, R ये भी करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। अब ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, से देखिए। पहली बात तो आपको यहाँ पर IIT ने एक रेंज बता दी है। ये क्वेश्चन जब तक आपको वेव फंक्शंस की जो उनके रिलेशंस हैं अगर आपको वो याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन बना पाना मुश्किल है। फिलहाल इसको फिर भी हम यहाँ पर अंदाज़ लगा के पहचान सकते हैं, चूँकि इसके अंदर कॉस थीटा, साइन थीटा, थीटा या फाई टर्म नहीं आ रही है। और एस के अंदर अगर आपको याद हो, एस ऑर्बिटल के अंदर तो किसी भी डायरेक्शन पे जाओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पर बराबर आती है, तब भी तो उसकी शक्ल स्फेरिकल होती है। इसलिए चूंकि यहाँ पर कॉस थीटा कॉस फाई कुछ भी नहीं है, तो ये बात तो तय है कि ये जो वेव फंक्शन है ये एस ऑर्बिटल का तो है, पर ये 1s का है कि नहीं है, 2s का है कि नहीं है, इसके लिए आपको उनकी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। वो वैल्यूज़ क्या हैं, हमें कहाँ से मिलेंगी, अभी आपको इसी क्वेश्चन के बीच में मैं वो दिखाऊंगा। फिलहाल तो चूँकि यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा ऐसा कुछ नहीं है, ये 1s का ही है, तो ये 1 1 और R ये तो बैठता है करेक्ट, तो ये बैठता करेक्ट। दूसरा बोल रखा है 2 2 Q, ये रहा 2 2s, उसमें एक रेडियल नोड होता है, ये बात भी सही है। और Q बोल रखा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज रेसिप्रोकल टू a टू द पावर क्यूब। अब फिर वही ये वाला पार्ट में कैसे निकालूंगा? अब इसके लिए आपको एक्चुअल में वैल्यूज़ याद होनी ही चाहिए। तो जनाब वो वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी? तो मेरे आपको सलाह है कि आप लोग क्या काम करेंगे, आप लोग इसको करने के लिए मेरी आपको सजेशन रहेगा कि आप लोग बेहतर होगा कि आप ये वैल्यूज़ को याद कर लें। मैं आपको दिखाता हूँ वो वैल्यूज़ कहाँ पर हैं और कैसी हैं। तो मैं आपको ये रही वो वैल्यूज़, और मैं चाहूँगा कि आप में से जो लोग इस पर वीडियो देख रहे हैं वो लोग इन वैल्यूज़ को अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर कर लें। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से मैंने इस सवाल को यहाँ पर सेलेक्ट भी किया है। तो यहाँ पर ये ZR/2A0 लिखा हुआ है, ये ZR/A0 है, ZR/A0, ये ZR/2A0, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। ये रहे सिंबल 1s 2s 2pz 2px 2py, इनके लिए यहाँ पर जो वेव फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी गई हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इन वैल्यूज़ को अपनी कॉपी पर नोट कर लें। 2017 का ये सवाल इस बात का गवाह है कि हमको ये वेव फंक्शंस याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जेई इसके ऊपर कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चंस बना सकती है। इससे पहले क्वेश्चंस में यही होता था, साई की वैल्यू दी जाती थी, उसका स्क्वायर करके 0 रख देते थे, आंसर बन जाता था। लेकिन अभी इस सवाल को करने के लिए आपको ये एक्सप्रेशंस याद होने बेहद ज़रूरी हैं, वरना बिना इसके आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो आप लोग इसको, इन एक्सप्रेशंस को देख लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं, बड़े काम आने वाले हैं। चलिए अब हम आते हैं, और हमसे क्या पूछा गया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। पूछा गया था यहाँ पर 2 2 और साथ में मिलाया गया था यहाँ पर Q, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस रेसिप्रोकल टू 8Q⁴। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है साइन स्क्वायर, और जहाँ पर मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है तो साइन स्क्वायर को हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर इक्वल टू 0 रखते हैं, वहाँ पर निकालते हैं अपन, देखते हैं साइन स्क्वायर इक्वल टू 0 से निकालते थे अपन लोग नोड। लेकिन यहाँ पे पूछ रखा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, वो किसके बराबर होती है, साइन स्क्वायर के बराबर होती है। अब अगर आप 2s के लिए देखें तो जनाब 2s का एक्सप्रेशन ये रहा, ये 2s का एक्सप्रेशन है, ये साई है। अगर साई का स्क्वायर करूँगा तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख रहे होंगे a³
A0 की क्यूब का रेसिप्रोकल ये यहाँ पर आएगा, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन भी करेक्ट है। तो 2 ये यहाँ पर करेक्ट बैठ रहा है। इसके बाद जो तीसरा यहाँ पर कहा गया था, तीसरा पार्ट पूछा गया था यहाँ पर 13R। अब 13R को देख लेते हैं, 13R क्या है। तो ये रहा 1, इसके साथ 3, ये इसका वेव फंक्शन बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। एस के साथ तो थीटा फाई आएंगे ही नहीं कभी। आप एक बार इन एक्सप्रेशन को फिर से देख लीजिए। ये रहा यहाँ पर, ये रहा यहाँ पर 1s का है, इसके अंदर कहीं cos थीटा cos फाई नहीं है। ये यहाँ पर देखो 2s का, इसके साथ कहीं cos थीटा cos फाई नहीं है, लेकिन 2pz में देखो थीटा फाई आने शुरू हो गए यहाँ पर। तो ये तो अपन जनरली भी देख सकते थे। बहरहाल इसको भी मैं साइड में कर देता हूँ। बात चल रही थी यहाँ पर क्वेश्चन के इस पार्ट की, सी पार्ट की, ये था 13R। अब 13R देख लेते। तो ये रहा 1, ये रहा 3, गलत हो गया, नहीं सेट बैठता। और उसके बाद यहाँ पर बैठता है यहाँ पर, हालांकि हमारा आंसर सी आ गया है यहाँ पर, फिर भी अगर आप देखें 1 इसको भी चेक कर लेते हैं, 1 को। तो 1 इसके साथ 1, ये तो मैच करता है। अब ये रहा S, ये करेक्ट है कि नहीं पूछा था। एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n बराबर 2 से n बराबर 4 इज 27/32 टाइम्स ऑफ द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n बराबर 2 to 6। 2 से 4 में कूदाने के लिए जो एनर्जी चाहिए और 2 से 6 में कूदाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उनके बारे में पूछ रहे हैं। आइए देख लेते हैं उनके बारे में पूछने तो कैसा आएगा। 2 से 4 और 2 से 6, तो चलिए निकाल लेते हैं। आपको पता है अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ तो लैम्डा इक्वल टू जो होता है 1/λ इक्वल टू होता है RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और एनर्जी आपको पता है वो होती है hc/λ। मतलब अगर मैं इसी को दोनों तरफ hc से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी का अगर मैं एक्सप्रेशन बना दूंगा तो एनर्जी हो जाएगी hc RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये सब तो हमारे लिए कांस्टेंट है, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये होने वाला है। दो एनर्जी निकालनी है, एक 2 से 4, एक 2 से 6, उनका रेशो निकालना है, कर सकते हैं। चलिए करके दिखा देता हूँ। 2 से 4 2 से 6 कैसे आ जाएगा। तो एनर्जी दिखा देता हूँ आपको। E1 2 से 4 के लिए प्रोपोर्शनल का साइन लगा दें। 2 से 4 कितना हो जाएगा, तो 1/4 माइनस के 1/16 कितना आ गया। E1 प्रोपोर्शनल टू आ गया हमारे पास 3/16। फिर दूसरा पूछा था E2 कहाँ पे, 2 से 6 प्रोपोर्शनल टू 2 से 6, तो ये रहा यहाँ पर। और 6 का मतलब कितना हो जाएगा 36। 2 से 6 पूछा था, तो यहाँ पर 9 में से घटा देंगे आप इसको यहाँ पर, तो 2 से 36 कर देंगे। तो E2 ये रहा प्रोपोर्शनल टू, कर लीजिए यहाँ पर दोनों तरफ 9/36 1/36 कितना हो जाएगा 8/36 8/36। दोनों का रेशो निकाल लीजिए। E1/E2 निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 3/16, इधर हो जाएगा 8/36 कर लेंगे आप। तो 4 दूना 8 4 9 36 और ये आ गया 27/32, जो कि अपने आप में करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ये ऑप्शन भी वहाँ पर करेक्ट है। तो हमारे इस वाले पार्ट का जो आंसर आ गया है, इसमें पूछा था, हमसे पूछा गया था इसमें, तो लीजिए, तो इस वाले पार्ट का जो आंसर है हमारा सी बैठेगा। अब हम आते हैं इसमें, इसका दूसरा इससे पहले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा था ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। 1,1s, चलिए देखते हैं 1,1s 1,1 ये तो करेक्ट है। S देखते हैं तो S ये रहा, एनर्जी तो अभी निकाला था, ठीक निकल के आया था ये। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा पूछा था उन्होंने 2,1Q 2,1Q, ये रहा 2, ये रहा 1, 2 के साथ 1, ये तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता यहाँ पर, ये गलत हो गया। और इसके साथ Q, ये तो ठीक था। 2 के साथ 1 और ये Q, 2 के साथ ये नहीं बैठेगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये 2s का एक्सप्रेशन नहीं है, ये 1s का एक्सप्रेशन है। तो 2,1Q ये नहीं बैठेगा। तो 2,1Q उसने पूछा था फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। 1,1s अगर आप देखें तो 1,1s तो पहले आ चुका, 1,1s ये करेक्ट आ चुका, तो हाल तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देख रहे हैं, और इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि बाकी कॉम्बिनेशन के अंदर वो क्यों गलत हैं, ताकि क्वेश्चन के अंदर और ज़्यादा एनालिसिस करने को हमको मिल जाए। अब आ जाते हैं सी पे, देख लीजिए। तो यह 1,1P देखते हैं। ये रहा 1, ये रहा 1 ठीक है, और ये रहा P, ये तो 1s का होता नहीं है। 1s का डायग्राम अगर आपको याद हो तो 1s का डायग्राम जब बनाते थे तो 1s का डायग्राम कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे आपको याद होगा 1s का डायग्राम, फिर मैं बनाता हूँ। 1s का डायग्राम कुछ ऐसा आता है,
जब बनाते हैं साई वर्सेस आर का डायग्राम बनाते हैं तो 1s का डायग्राम ऐसा आता है, ऐसा नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए इसके सबसे पहले पार्ट को देखते हैं। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला दे रखा 1 2s, ये रहा 1 1s ऑर्बिटल, 2 1 रेडियल नोड, गलत हो गया। 2s के अंदर कोई रेडियल नोड नहीं होता है, 1s के अंदर कोई रेडियल नोड नहीं होता है, 2s में रेडियल नोड आता है। दूसरा दे रखा था 4 4r, चौथा dz², xy प्लेन इज नोडल प्लेन। डी के जितने 5 तरह के ऑर्बिटल हैं, सिर्फ एक यही ऑर्बिटल ऐसा है जिसके अंदर नोडल प्लेन नहीं होता है। चूँकि उसमें ऐसे करके बीच में एक रिंग पड़ा हुआ रहता है, आप उसे कट करेंगे, कहीं से भी कट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपको ज़रूर मिलेंगे। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप बाकी किसी भी ऑर्बिटल को जब बनाते हो, यहाँ पर आप कोई सा भी ऑर्बिटल बनाते हो उस तरीके से dx, y, yz, zx, आपको एक नोडल प्लेन यहाँ मिलता है और एक नोडल प्लेन यहाँ मिलता है। सिर्फ एक dz² ही ऐसा होता है, ये रहा z, जिसमें ऐसे करके यहाँ पर रिंग पड़ा हुआ रहता है। आप इसे कहीं से भी काटेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते ज़रूर हैं। इसलिए ये बात गलत हो गई कि dz² के अंदर xy प्लेन इज़ नोडल प्लेन। वापस चलते हैं अपने सवाल पर। तीसरा था 2 2p, तो 2 ये रहा 2s, 2 यानी कि 1 रेडियल नोड, और p ये 2s का ही साई वर्सेस आर का डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है, ये सही जाएगा सी ऑप्शन। आप सोचेंगे सी हो गया तो फिर चलो आगे चलते, नहीं, डी ऑप्शन को भी देख लीजिए। 3 3p, ये रहा 3 2pz ऑर्बिटल, ये रहा 3, ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये 2p का अगर आप देखें तो 2p का डायग्राम ऐसा नहीं होता है। 2p का डायग्राम आपको मालूम होगा, वो डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये गलत हो गया, यानी कि आंसर हो गया इसका सी। अब अगला सवाल आपके सामने। इस सवाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है वो इसका बी है। थोड़ा सा केयर से कीजिएगा। चलिए आरंभ कीजिए। कर लिया होगा आप लोगों ने। छठी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो 6th एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जंप लगा करके, छठी एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया 7th शेल। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहाँ पर होती है आपको मालूम है, ये तो ग्राउंड स्टेट हुई फर्स्ट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप लगाता है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। यहाँ से यहाँ जंप लगाता है तो उसे दूसरी एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। इसी तरह से छठी एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन ने 7th शेल में जंप लगाया होगा, वहाँ से नीचे आ रहा है। चलिए करते हैं। तो 7th शेल से नीचे आ रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेंगी, आइए देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन्स का फॉर्मूला होता है n2 - n1, फिर n2 - n1 + 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। 7 में से ला रहे नीचे 7 - के 1, इधर हो जाएगा 7 - के 1 + 1 और अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 2, तो ये तो कट जाएगा यहाँ पर। इधर कितना हो जाएगा, 21 लाइन्स आ रही हैं टोटल। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आ रही हैं, 21 आ रही हैं। अब उन 21 लाइन्स में से उसने वो लाइन्स पूछी हैं जो विजिबल रीजन में आ रही हैं, उनको काउंट करना है। ये तो हमारे पास आ गई ए, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ए आ गया मेरे पास 21, ए आ गया 21, बी निकालना है। तो विजिबल रीजन यानी कि बामर सीरीज़, बामर सीरीज़ का मतलब इलेक्ट्रॉन जंप लगा करके कहाँ पर आएगा, सेकंड शेल में आएगा जंप लगा करके। तो सेकंड शेल में कहाँ से आ सकता है, उनको गिनना पड़ेगा। तो सेकंड शेल में कहाँ से आ सकता है, ये गिनते हैं। 7th से सेकंड में आ सकता है, छठे से सेकंड में आ सकता है, 5वें से सेकंड में आ सकता है, चौथे से सेकंड में आ सकता है और तीसरे से सेकंड में आ सकता है। ये सब बामर लाइन है। लेकिन अगर आपको बामर लाइंस के बारे में ठीक से पता हो तो बामर की जो शुरू की 4 लाइंस हैं सिर्फ वही विजिबल रीजन में आती हैं। उसके बाद उसकी जो लाइंस आती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में चली जाती हैं। यानी कि विजिबल रीजन में मिलने वाली सिर्फ 1 2 3 4 ये जो लाइंस हैं सिर्फ यही लाइंस विजिबल रीजन में मिल रही हैं। बाकी लाइन ये 7 से 2 को आप निकालेंगे। आप सोच रहे होंगे सर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, रिडबर्ग इक्वेशन तो आती होगी ना, 1/λ = RZ², 1/n1² - 1/n2², वहाँ पे डालो ना वैल्यू, निकाल के देखो लैम्डा। इसका जो लैम्डा निकल करके आएगा वो अल्ट्रा वायलेट की रेंज में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू है हमारे पास 3। हमसे पूछा गया था a + b, तो ये हो गया 21 + 3 24। इसका आंसर है 24। 24 इसका आंसर यहाँ पर, 24 इसका आंसर हुआ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है JEE 2010 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से भी कुछ इन्फॉर्मेशंस निकाली जाएंगी, साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट जो अभी तक सीखे हैं उनको रिवाइज किया जाएगा। तो लिथियम +2 आयन है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट S1 में है। उसके बाद लाइट एब्जॉर्ब करता है, दूसरी स्टेट S2 में जाता है। S1 और S2 दोनों में एक एक रेडियल नोड बताया गया है।
और ये 3 पार्ट आपसे पूछे गए हैं और इन तीनों पार्ट को आंसर करने के लिए कहा गया है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से देख पाएँ। ये रहा, और अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करिए। बना लिया होगा आपने। आइए देखते हैं। सबसे पहले बोला हाइड्रोजन एक स्पीशीज है स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट, इसका मतलब एस ऑर्बिटल की बात चल रही है। एस ऑर्बिटल की बात चल रही है और साथ में बोल रखा है विद 1 रेडियल नोड। 1 रेडियल नोड का मतलब ये तो फिर 1s नहीं हो सकता, क्योंकि 1s के अंदर तो रेडियल नोड होता ही नहीं है। रेडियल नोड होता है 2s के अंदर, तो ये तो जाएगा 2s। इसका मतलब ये 2s है, इसका आंसर तो बी हो गया। ये तो सिंपल था। अब दोनों पार्ट देखिए, यहाँ पर दोनों पार्ट बहुत मजेदार हैं। आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली जंप कराया। अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट द आयन अंडरगोस ट्रांजिशन टू अनदर स्टेट S2, और S2 के अंदर भी एक ही रेडियल नोड है। अब जो बात सीखनी है उस पर आते हैं। हमें सीखना क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये हमारे पास लिथियम +2 है। लिथियम +2 का मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा 1s, ये रहा 2s, ये रहा 2p, ये रहा 3s, ये रहा 3p। आपको बताया जा चुका है अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन हो स्पेशीज़ के पास, तो उसके 2s और 2p डीजनरेटेड होते हैं। 3s, 3p, 3d वो भी डीजनरेटेड होते हैं। तो अभी आपका इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में 2s में था और आपने इसको एक्साइटेशन करवाया, तो एक्साइटेशन 2s से 2p में नहीं हो सकता, क्योंकि 2s और 2p डीजनरेटेड है। चूँकि लिथियम +2 के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो कहाँ जंप लगाया होगा जनाब? जंप लगाया होगा सीधा आगे इस जगह पर। ये अगर मैं अपने आप को मान लूँ, ये ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी पूरी की पूरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो ये नेक्स्ट जंप लगा करके यहाँ गया होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ से कहीं जंप लगा के यहाँ पर गया है। इसको तो सवाल में S1 बोला गया है और इसको बोला जा रहा है S2। अब ये 3s या 3p में से किस जगह पर गया? तो वहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि रेडियल नोड वहाँ पर एक है। अब 3s के अंदर तो 2 रेडियल नोड होते हैं। 3s के अंदर होते हैं 2 रेडियल नोड, जबकि 3p के अंदर आएगा एक रेडियल नोड। कैसे पता 3p के अंदर एक रेडियल नोड आएगा? 3p, n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n - l - 1, यानी कि 3 - 1 - 1 1 आएगा। यानी कि इसका आंसर बैठेगा यहाँ पर, जो जिस जगह वो जंप लगा के गया है वो जगह है हमारे पास 3p। आप यहाँ पर आइए देखते हैं, यानी कि S2 की जो वैल्यू है वो है 3p। तो आपसे पूछा था S2 कहाँ पे? 3p पे जंप लगा के गया है। अब पहले तीसरा पार्ट देख लीजिए, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, यानी कि स्मॉल l की वैल्यू पूछ रहा है। किसके लिए? S2 के लिए। S2 कौन सी जगह थी? 3p। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1, इसलिए इसका आंसर जाएगा B। अब एनर्जी ऑफ द स्टेट S1 इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट। S1 की एनर्जी बतानी है। S1 यानी कि किस पे था? 2s पर। वहाँ की एनर्जी निकालनी है किसकी रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। आइए देख लेते हैं क्या है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं क्या है। तो जनाब ये रहा, अगर हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी देखें हम, तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी आती है? E हाइड्रोजन कितना होता है? -13.6 Z²/n²। Z और n एक एक रखा जाएगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अब आपसे लिथियम की पूछ रहा था, वो कौन सी स्टेट की? S1। S1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था? 2s में, यानी कि सेकंड शेल में। -13.6 लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 3, तो स्क्वायर हो गया 9, कितना हो गया 4। 9/4 करेंगे तो आएगा -13.6 × 2.25। उसने पूछा था हाइड्रोजन की टर्म्स में बताइए कितने गुना है, तो 2.25 गुना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो 2.25 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि रहेगा पार्ट यहाँ पर C। अगेन जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आई वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपको न पता हो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, वो ये कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होगी तो सेकंड शेल के जितने सब शेल्स होंगे सब डीजनरेटेड होंगे, थर्ड शेल के जितने सब शेल्स होंगे सब डीजनरेटेड होंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर जो सब शेल्स होते हैं सेकंड शेल के 2s और 2p, उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको यहाँ पर पेयर पूछे हैं, कितने पेयर ऐसे होंगे जिनमें 3 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स के सेम हों, यानी कि आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे उठाने हैं इसमें से जिनके 3 क्वांटम नंबर सेम हों, और ऐसे आपको पेयर्स पता करने हैं। स्टार्ट कीजिए। बना दिया होगा आप लोगों ने। आइए देख लेते हैं क्या इसका आंसर बनना चाहिए था, क्या इसको होना चाहिए था। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। देखो इधर चल रहा है यहाँ पर 3s, ये 3s2 है। उसके बाद यहाँ पर चल रहा है 3p। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँ तो n की वैल्यू यहाँ पर है 3, l की वैल्यू यहाँ पर है 0, m की वैल्यू यहाँ पर 0। इधर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू +½ है और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू -½ है। तो एक कॉम्बिनेशन तो यही आ गया यहाँ पर ए बी का, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वांटम नंबर सेम रहेंगे, सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर चेंज होने वाला है, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। और कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरे हुए जिनके नाम C, D और E लिखे हुए हैं। अगर मैं वैल्यूज़ लिखूँ यहाँ पर तो आपको पता है -1 0 +1, या चेंज भी कर सकते हैं, +1 0 -1 भी लिख सकते हैं। किसकी वैल्यू लिखी गई है? ये लिखा गया है यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर, S की वैल्यू आपको पता है। आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देखें, ये वाले को A को, और इस इलेक्ट्रॉन को देखें, इसकी अगर आप वैल्यू देखो तो इसकी भी अगर आप वैल्यू देखो तो m बराबर 0 है, s बराबर इसका +½ है और साथ ही साथ इसका n बराबर 3 है। तो इसके 3 क्वांटम नंबर्स अगर आप देखो, ये m बराबर 0 है, s बराबर +½ है और n बराबर यहाँ पर 3 है। ये 3 क्वांटम नंबर इसके 3 क्वांटम नंबर के साथ मैच कर रहे हैं। यहाँ पर n बराबर इसका 3 है, l बराबर m बराबर इसका भी 0 है और s की वैल्यू +½ है, यानी कॉम्बिनेशन क्या बन गया यहाँ पर? A और D। बाकी अगर आप देखें तो इन सभी के सिर्फ एक क्वांटम नंबर, कौन सा? अगर l को छोड़ दें तो बाकी के 3 क्वांटम नंबर सेम है, n सेम है, l सेम है और s सेम है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? मैं आपको यहीं पे कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊं तो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है ये, दूसरा बन सकता है ये और तीसरा बन सकता है ये। 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर आने वाले हैं। कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास? कॉम्बिनेशन CD आ जाएगा, CE आ जाएगा और DE आ जाएगा। टोटल कॉम्बिनेशन की संख्या हो गई 5, तो उसका आंसर जाना चाहिए था यहाँ पर 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आते हैं अपने लास्ट सवाल के ऊपर। लास्ट सवाल हमने नीट एग्ज़ाम 2017 का उठाया है, ये बताने के लिए कि जो डिस्कशन इस पूरी वीडियो के अंदर हुए हैं, अगर मैं इस पूरी वीडियो का अगर निचोड़ निकालूं तो ये निकल करके आएगा कि हमने श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है उसमें जो वेव फंक्शंस हैं उनकी आपको जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हें याद करने की सलाह दी है। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो ये निकाल करके बताई गई है कि अगर किसी स्पेशीज़ में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो उसके 2s और 2p उनकी एनर्जी एक जैसी रहती हैं, और अगर नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो फिर 2s और 2p डीजनरेटेड नहीं रहते हैं। इसके अतिरिक्त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी सवाल बना सकते थे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलरेडी फिज़िक्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है, इसलिए हमने उन चीज़ों को नहीं छुआ है इस वीडियो के अंदर। आप अगर क्वांटम नंबर से पहले के सेगमेंट की बात करें तो सारा का सारा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अच्छा और डिटेल में डिस्कस कर दिया जाता है, इसलिए उन चीज़ों को हमने इस वीडियो के अंदर स्पर्श नहीं किया है। चलिए सीधा नीट के क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्वेश्चन है? ये रहा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखते ही, चुटकियों में देखते ही इसका आप ऑप्शन पहचान लेंगे। फिलहाल शुरू कीजिए। ये रहा क्वेश्चन, बना लिया होगा आप लोगों ने। अगर आपकी नज़र सीधा सी ऑप्शन पे चली जाए तो आप पहचान लेंगे, क्योंकि यहाँ पूछा था विच वन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, और आपको पता है द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज़ लेसर देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो ये गलत है, क्योंकि जब सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है तो 2s और 2p डीजनरेटेड होते हैं। बस एक यही ऑप्शन था जो गलत था, बाकी डी ब्रोगली का रिलेशन आप सबको मालूम है, यही था और कुछ था ही नहीं इसके अंदर। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मालूम है। और ये जो यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल की 3 जो फॉर्म्स, बेसिक फॉर्म्स लिखवाई जाती हैं, उसके अंदर ये एनर्जी और डेल्टा टी का भी रिलेशन आता ही है। एक डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, एक वो रिलेशन आप पढ़ते हैं कि ये पढ़ते हैं। एक टॉर्शन एंगल और एंगुलर स्ट्रेन का रिलेशन पढ़ते हैं, 3 बेसिक रिलेशन में आता है। तो ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, लेकिन यही करेक्ट नहीं था। तो ये थे मेरे साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर में 7 सवाल। आशा है कि आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और सवाल, कुछ और चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।